करीब 28 साल की एक महिला अपने पति के साथ एक मेले में जाती है, मेला घूमती है और दिन भर इधर-उधर घूमती है। कब वो अपने पति से बिछड़ जाती है पता ही नहीं चलता है कि आखिरकार उसका पति अपनी पत्नी को लगातार ढूँढने की कोशिश कर रहा था। तमाम प्रयास करता है लेकिन वह नहीं मिलती है। आखिरकार वह नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे जाता है। वो स्टेशन जाने के बाद कहता है कि साहब मेरी पत्नी की मनोस्थिति अच्छी नहीं है और वो मेले से अचानक से गायब हो जाती है। मैंने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की है लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रही। आखिरकार उस महिला के बारे में बताया जाता है, उसका हुलिया, उसकी पहचान सब कुछ बताया जाता है और साथ ही यह भी बताया जाता है कि 3 बेटियाँ हैं उसकी और 1 बेटा भी है और जो बेटियाँ और बेटे जो होते हैं, वो पिता के साथ रह जाते हैं। पत्नी मेले से अचानक से गायब हो जाती है। हालाँकि पुलिस से इस मामले की उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता है जिस प्रकार से जो उन्हें लेना चाहिए था। पति ने जो अपनी तरफ से प्रयास कर सकता था, वो प्रयास करता है और प्रयास करने के बाद थक जाता है। आखिरकार धीरे-धीरे करके वक़्त आगे बढ़ने लगता है, बीतने लगता है और 4 बच्चों की परवरिश करना एक पति के लिए बहुत मुश्किल काम हो रहा था। आखिरकार उसने दूसरी शादी कर लेता है और जैसे ही दूसरी शादी करता है, तब उसके बाद उस बच्चों की परवरिश भी होना शुरू हो जाती है। लेकिन इस बात को लगभग 9 साल बीत जाते हैं। जब 9 साल बीत जाते हैं तो पता चलता है कि वो महिला जिसको जो मरा हुआ समझ लिया था, ऐसा लग रहा था कि शायद उसके साथ कोई हादसा हो गया है। वो अचानक से जब 9 साल बाद आती है, परिवार में खुशियों की एक बार से लहर दौड़ जाती है। आज की इस कहानी के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं कि महिला अचानक से कहाँ लापता हो गई और जब वो लापता हुई थी तो उस वक़्त वो प्रेग्नेंट होती है। अब फ़िलहाल उसको एक और बेटा है जिसकी उम्र लगभग 9 साल से थोड़ी बहुत ज़्यादा बताई जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं आपका भाई कैलाश कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश के जिला भरतपुर की और जिला भरतपुर में एक जगह लगती है बछेरा और यहाँ पर एक जो आश्रम है जिसका नाम है अपना घर आश्रम। दरअसल यह कहानी इसी आश्रम से शुरू होती है और यहाँ पर यानी घर में एक चंदा नाम की महिला है जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास है और चंदा नाम की उस महिला को एक बेटा है जिसकी उम्र लगभग 9 साल के आसपास है। आखिरकार वो बच्चा है जो स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है और जब भी पढ़कर वह वापस आता है तो अक्सर वो अपनी मम्मी से पूछता है कि माँ मेरे पिता का नाम क्या है। मेरी मैम भी पूछती है, बच्चे भी पूछते हैं। मैं समझ नहीं पाता कि आखिरकार मैं करूँ तो क्या कहूँ, क्या ना कहूँ। शुरुआत में तो माँ ने ऐसे इधर उधर की बातें बताना शुरू कर दिया लेकिन जब वक्त आगे बढ़ रहा था तो बच्चा समझदार होने लगता है और उसका सवाल था कि उसके पिता का नाम शामिल नहीं था। बाकी बच्चों में उसके सबके जो पिता का नाम शामिल था। इस बीच में यह बात क्लास में भी फैल जाती है और क्लास में के बाकी बच्चे पूछते हैं कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तो माँ की स्थिति जो मन की है वो ठीक नहीं है। उसे कुछ बातें याद रहती है, कुछ बातें याद नहीं रहती है। उस बच्चे को जिस तरह से वो समझा देती थी। आखिरकार जब ये ज़्यादा ही सवाल जवाब करने लगता है तो वो आश्रम के कर्मचारियों के पास बच्चा पहुंच जाता है और जाकर बच्चा जो पूछता है कि मेरे पिता का नाम क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हो। लेकिन ये कर्मचारी को भी कोई जानकारी नहीं थी। जो भी इस महिला का नाम उनके रजिस्टर में दर्ज है और वहीं उनके पास जानकारी होती है। उस बच्चे ने जब बार बार यह पूछना शुरू किया तो यहाँ के जो कर्मचारी ने बताना शुरू किया कि आखिरकार 9 साल पुरानी बात है। मार्च का वो महीना था और साल था 2016। दरअसल एक महिला हो राजस्थान की जिला करौली और जो एक हिंडौन जगह लगती है, वहाँ की पुलिस इस महिला को अपने साथ लेके जाती है। वो साथ लेने के बाद आश्रम में छोड़ देती है और आश्रम में छोड़ने के बाद कहती है कि इस महिला के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल रही है। जब तक जानकारी नहीं मिलती है आप इस महिला को लालन पालन कर सकते हैं। आप ये जो यहाँ से अपने सारा रख सकते हैं। दरअसल इसकी जो मनोस्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आखिरकार वो गर्भवती महिला होती है, उसको एक बच्चा पैदा हो जाता है और बच्चा उसी जगह रह रहा है। महिला के खाने का, रहने का, हर चीज़ का इंतजाम यहीं से होता है और जो बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसका विद्यालय में भी एडमिशन हो जाता है। लेकिन माँ का नाम दर्जा था, पिता का नाम दर्ज नहीं था। आखिरकार जब वक्त आगे चल रहा था तो बच्चा अक्सर पूछता था। पूछते पूछते जब उसने ये पूछना शुरू किया कि कुछ तो बताओ, तभी बताया जाता है कि वह महिला के बारे में कि ऐसा लगता है कि इसकी बोलचाल में, इसकी भाषा से जैसे ये छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। आखिरकार उस बच्चे ने छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया तो छत्तीसगढ़ कहाँ है भारत में, कि कितने उसमें जिले हैं, कितने शहर है, कितने कस्बे हैं, वो हर चीज़ को बारीकी से बारीक जानने की कोशिश करता है। क्योंकि बच्चा 9 साल का ज़रूर था लेकिन उसमें जिस जगह पर रह रहा था वहाँ पर ज़्यादा उनमें उस चीज़ों को देखा जाता और ज़्यादा समझने में उसमें आसानी भी होती है। आखिरकार वो अपनी माँ से पूछता था कि माँ हमारे कस्बे का नाम क्या है, या हमारे जिले का नाम क्या है, या हमारे गाँव का नाम क्या है। इस तरह की जब वो बातें बच्चे करता है तो आखिरकार उस महिला को थोड़ा बहुत ज़्यादा जो है याद आता है। जब थोड़ा बहुत याद आता है तो ऐसे जैसे कि क्या जो भूसे के ढेर से कोई सुई तलाशने जैसी स्थिति होती है। आखिरकार उस बच्चे ने उस कर्मचारियों से कहा कि आप पता करो कि मेरे पापा का नाम क्या है। कर्मचारी को जो भी है उस बच्चे पर दया आती है। एक छोटा सा किलो मिलता है, यानी कि एक जिले का नाम मिलता है
और जो जैसे ही जिले का नाम मिलता है, आखिरकार फिर इस आश्रम के जो कर्मचारी होते हैं, आश्रम के कर्मचारियों ने अपने स्तर से ये जो तलाश करना शुरू कर दिया। उनकी टीम थी, अब टीम जाती है और जाने के बाद अलग-अलग जगहों पर, अलग-अलग थानों में यह भी पता करना शुरू कर देती है कि साल 2016 में कोई ऐसी जो मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं थी, लेकिन 2016 में कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई थी। तब यह पता चलता है कि हाँ, एक जो घटना ज़रूर हुई थी, इस घटना में 4 बच्चों की माँ होती है, अपने जो पति-पिता के साथ मेला देखने के लिए जाती है और वो अचानक से लापता हो जाती है। आखिरकार वो मेला चलती रहती है, चलते-चलते पता इसके बारे में जानकारी थोड़ी बहुत मिलने के बाद यह भी जो है कि रायपुर पहुँच जाती है, रायपुर की एक ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन से इधर से उधर लगातार सफ़र कर रही थी और सफ़र करते-करते कब वो राजस्थान जो है इसलिए जिले की हिंडौन में पहुँच जाती है। वहाँ शायद मंदिर में कुछ दिनों के लिए उसमें शरण ले ली थी और लेकिन जैसे-जैसे वक़्त आगे बीत रहा था, वैसे-वैसे उस महिला का जो प्रेत था, वो बढ़ रहा था क्योंकि ये गर्भवती थी, जो कि आखिरकार वो पुलिस तक पहुँचती है और पुलिस ने वहाँ तक पहुँचाया। जब पुलिस ने अपनी तरफ से यही पता करने की कोशिश की, तो पुलिस को सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन इस घटना के लगभग 9 साल बीतने के बाद साल 2025 की बात है, जुलाई का वो महीना था। आखिरकार आश्रम की टीम ने उस घर को तलाश कर लिया, जिस घर में वो महिला लापता हुई थी, गायब हुई थी। वहाँ से एक नंबर मिलता है और नंबर जब ले आते हैं, तो उस महिला के उस वक़्त जो बच्चे थे, वो बड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ी वाली जो बेटी वो 24 साल की हो जाती है और उसके दूसरे नंबर की जो बेटी वो 22 साल की हो जाती है। जो बेटा है उनकी 20 साल उम्र हो जाती है और जो सबसे छोटी बेटी थी उस वक़्त 4 साल की थी, वो 10 साल के आस-पास हो जाती है, यानी 14 साल के आस-पास हो जाती है टोटल। आखिरकार इसके बारे में अब उन परिवार वालों को उन लड़कियों के बारे में पता चलता है कि लड़की की भी शादी हो चुकी है। जो बड़ी बेटियाँ होती है दोनों और जो बेटा है उसकी भी शादी हो चुकी है। उन लड़कियों ने अपने पति से बातचीत की। दरअसल जैसे ही उसके पिता ने यानी कि उन बच्चों के पिता से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद जब एक जो नई महिला आती है, उन बच्चों को प्रति इनका लाड प्यार कुछ ऐसा नहीं था जिसे उम्मीद की गई थी। जिस हिसाब से शादी की गई थी, जो बेटियाँ थी उनको भी बेवजह परेशान किया जाने लगता है, बेटों को बेवजह से परेशान किया जाने लगता है। तो कहीं न कहीं पर परिवार में जो बच्चे थे उनको दिक्कतें, परेशानियाँ बढ़ने लगती है और उन बच्चों ने फिर अपने ही हिसाब से जहाँ मन था वहाँ शादी कर लेते हैं और वो अपने-अपने काम से नहीं कहीं दूर चले जाते हैं, यानी दूर निकल जाते हैं। जब एक फ़ोन पहुँचता है इस आश्रम से कि यहाँ इस नाम की एक महिला है, जो कि लापता हो गई थी, गायब हो गई थी, क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? क्या तुम इसे देखना चाहोगे? जैसे ही बच्चों को ये बात पता चलती है, तो बच्चे इतने खुश हो जाते हैं जिसका शायद ही कोई अंदाज़ा लगाया जाता है कि आखिरकार जो उन्हें कितनी खुशी रही होगी बच्चों की जब पता चलता है कि बच्चों ने अपनी तरफ से उन्हें यह प्रयास करना शुरू कर दिया आश्रम से संपर्क के साथ। तो संपर्क साधने के बाद आखिरकार 21 अगस्त 2025 में परिवार के लोग इस आश्रम में पहुँच जाते हैं और आश्रम में जाने के बाद उस महिला को उनके सुपुर्द कर दिया जाता है और साथ में ही उसका 9 साल का बेटा होता है, जो लगातार अपने पिता के बारे में पूछता था। जब वो घर जाता था तो उसे पिता का भी नाम मिल जाता है, उसे एक बड़ा भाई मिल जाता है और जैसे ही 3 उसकी बड़ी बहन भी मिल जाती है। इन सभी में अभी तक एक बच्चा जो छोटा है, उसके साथ माँ के साथ ही था। उनमें एक और बाकी जो भी पहले बच्चे थे उनमें से एक बेटी की शादी नहीं होती है, बाकी सबकी शादी हो चुकी थी। जब मैंने इस आश्रम से जुड़े कर्मचारियों से बातचीत की, खासकर राजेश शर्मा जी से मेरी बातचीत हुई, अपना घर आश्रम में रहने वाले वह बताते हैं कि उन आश्रम में ऐसे लोगों को पहनाव दिया जाता है, संरक्षण दिया जाता है जिनका कोई नहीं होता, जो लावारिस होते हैं। फिलहाल उनके आश्रम से अभी लगभग 6000 7000 के करीब लोग जुड़े हुए हैं, जिनका कोई अता-पता नहीं है, पता ही नहीं है कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के नहीं रहने वाले। जिनके रहने का, खाने का, उनके कपड़े पहनने का सभी तरह का इंतज़ाम आश्रम की तरफ से किया जाता है। अगर पूरे देश की बात करें, तो पूरे इंडिया में तो उनके लगभग 65 ब्रांच है, साथ ही राजस्थान में भी 23 ब्रांच है और नेपाल में उनकी 1 ब्रांच है। इस ब्रांच का जो शुरू किया था वो डॉक्टर बीएस भारद्वाज थे और जिन्होंने बीएचएसएमएस जो भी कोर्स किया हुआ था और उनकी जो एक धर्मपत्नी है उनका नाम है डॉक्टर माधुरी भारद्वाज, जिन्होंने बीएमएस किया है। यह बताया जाता है कि साल 1993 की बात है, दोनों को एक दूसरों से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है और दोनों कहते हैं कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम अपना कोई बच्चा पैदा नहीं करेंगे और जब बच्चा पैदा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। भी उनके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना हम ऐसे लोगों के आश्रय दें जिनका कोई नहीं होता, जो लावारिस हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, किसी भी उम्र का हो, क्यों ना हो, आखिरकार उन्हें एक शर्त के साथ ही शादी कर लेते हैं। शुरुआत है उनकी एक बुजुर्ग आदमी मिलता है और धीरे-धीरे करके संख्या 23 तक पहुँच जाती है। साल 2020 में यह अपना घर आश्रम के नाम से एक संस्था को रजिस्टर कराते हैं और रजिस्टर कराने के बाद उसके बाद फिर वह पूरी तरह से एक कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना काम शुरू कर देते हैं और आज की तारीख में इनके पास लगभग बता रहा हूँ आपको 7000 लोग अभी भी मौजूद है। अब जब मैंने इनमें से पता किया तो तुमने अभी पता चला
कि चंदा जैसी कितनी महिलाओं को मुलाकात कराया है, उनके परिवार से मिलवाया है। तो संख्या सुनने के बाद मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, आपको भी होगा। लगभग 35,000 लोगों को, जिसमें से महिलाएं, बच्चे हैं और पुरुष हैं, उनको यह भी मिलवा चुके हैं, उनके बिछड़े हुए लोगों को अपने परिवार से मिलवा चुके हैं। जब भी कभी मौका लगेगा तो भरतपुर जरूर जाऊंगा, इस आश्रम में जरूर जाऊंगा, डॉक्टर साहब से जरूर बात करने की कोशिश करूंगा, उनकी जुड़ी हुई कहानी को जानने की कोशिश करूंगा। और जैसी चंदा की कहानी में उसको भी आप तक लोगों को आया हूँ, और ये दोस्तों यह उम्मीद करता हूँ कि यह भी कहानी आप तक बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और यह भी बताना बहुत ज़रूरी है कि जैसे इन महिलाओं को जो असली नाम चंदा नहीं है, और उन बच्चों को भी नाम मैंने जानबूझ के नहीं दिए हैं, उसके पिता का नाम भी नहीं दिया है, क्योंकि इस कहानी के बाद जब माँ चली जाती है तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा दुख झेला था, परेशानी झेली थी। पिता ने कहीं न कहीं इन बच्चों के साथ छोड़ दिया था, परिवार भी इन बच्चों का जो साथ छोड़ दिया था। जो सबसे बड़ी बहन होती है, उस बड़ी बहन ने भी छोटे भाई जो बहनों पर परवरिश की, और परवरिश करने के बाद किसी तकलीफ से यह यहाँ तक पहुँचे हैं। जब दूसरे नंबर की लड़की से बात करने की कोशिश की तो मेरी बात काफ़ी देर तक होती है। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि भाई प्लीज़ मेरे घर परिवार के बारे में, गाँव के बारे में बिल्कुल भी बताने के प्रयास मत करना, क्योंकि अगर आप बताओगे तो यह कहानी सबके सामने पहुँच जाएगी, और जिस दुखों से हम बहुत दूर छोड़ के आए हैं, कहीं ऐसा ना हो वो दुख फिर से हरे हो जाए। क्योंकि इसके बाद चाहे ननिहाल वाले हों, पिता हो, ज़्यादा लोगों ने साथ नहीं दिया, परेशानी ज़्यादा महसूस की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह माँ भी अपने बच्चों के पास जाकर खुश रहें, और जिस तरह से इस महिला को सपोर्ट किया गया है, खासकर उन बेटियों के जो दामाद की वजह से, वो दामाद जो है दोनों वाकई सैल्यूट के हकदार हैं, उन्हें बार-बार सैल्यूट, क्योंकि वो महिला असल में जो है मिली है उन दामादों की वजह से, और दोनों बड़ी बेटियों की वजह से और बेटों की वजह से मिली है। जाते-जाते कोई कुछ तो तमाम लोगों के नाम लेता हूँ, जिसमें अनु यादव है, प्रति यादव है, और आपके प्रमिला यादव है, नईम अहमद है, इमामुद्दीन मौजूद, जसवंत सिंह, सोनू त्यागी, आयशा वर्मा, समीन, यूसुफ आसिफ, राजीव कुमार, प्रवीण नरवाल, अविनाश कुमार, अजहर, विष्णु ठाकुर, सुबोध सिंह, कश्यप, रोहित, मंगलम और करिश्मा शमशाद, मालिक, विजय अरोड़ा। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।